चित्त के नियम वर्तमान में है, भूतकाल में, भविष्य में, हर लोक में है, क्योंकि हर लोक चित्त में है। सभी लोक चित्त निर्मित है, सभी समय चित्त निर्मित है। तो कहाँ नहीं होगा, वो हर जगह होगा। बस इतना है कि ये जो जागृत अवस्था है जिसको आप वर्तमान कह रहे हैं, उसमें उसको पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ऐसा ही आपका अनुभव होगा कि मेरी दृष्टि पढ़ने से तो कुछ सृष्टि हुई नहीं यहाँ, है ना। बहुत से लोग को कहा जाए कि दृष्टि सृष्टि का नियम ये कहता है कि देखने मात्र से सृष्टि हो जाती है तो वो समझे नहीं उसको अभी तक। ध्यान दीजिए, शून्यता है, उस शून्यता में कुछ भी नहीं है, न वस्तुएं हैं, न शरीर है, न मानसिक क्रिया है, न अनुभव है। तो जब भी कोई अनुभव होता है उस शून्यता से बना है। तो दृष्टि का अर्थ यहाँ पर यही है कि जैसे ही अनुभव हुआ है तभी कुछ प्रतीत हुआ है कि कुछ बना है, तभी कुछ प्रतीत हुआ है कि ये चीज, ये वस्तु अस्तित्व में है। इसलिए अनुभव का होना ही सृजन होना है। लोग क्या समझते हैं कि सारी वस्तुएं पहले से मौजूद हैं और अगर मैं इधर देखूं तो वो बन नहीं सकती वस्तु पहले से, क्योंकि ये नियमों से बंधा है और सब कुछ एक नियमित रूप से कार्य कर रहा है यहाँ। और दृष्टि सृष्टि का नियम भी उसके अंतर्गत है। नियमित लोक में ऐसी ही प्रकट होगी वस्तुएं, हमेशा ऐसे ही दिखेंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं जो दिखता है आपको, एक नियम के अनुसार प्रतीत हो जाता है। और क्योंकि वो स्थायी सा है, स्थूल है, तो ये भ्रम होता है कि ये सत्य है। नियम तो वही है कि शून्य में से कुछ प्रतीत हो रहा है, उसी को दृष्टि सृष्टि कह दिया गया। क्यों वो सत्य प्रतीत होता है कि हमेशा से था, वो मेरे देखने से नहीं आया, क्योंकि बहुत धीरे बदलता है और मनुष्य की इच्छा मात्र से नहीं बदलता। यहाँ ज्ञान मार्ग का अंत होता है, तंत्र मार्ग यहाँ शुरू होता है कि नहीं मैं बताता हूँ कैसे बदलता है, मैं बताता हूँ दृष्टि सृष्टि कैसे है, ये तांत्रिक कहेगा। और वो आपकी अवस्था बदलवा देता है, वो आपको सूक्ष्म लोक में ले जाता है कि ये देखो सूक्ष्म लोक में आ गए हो, अनियमित लोक है, यहाँ कुछ स्थूल नहीं है, यहाँ सब सूक्ष्म है। अब जैसी दृष्टि डालोगे वैसी सृष्टि हो जाएगी। और ठीक वही होता है फिर। और वहाँ पर ये ज्ञान होता है कि सभी अनुभव इसी प्रकार के हैं, कल्पना मात्र है और ये कल्पना करने वाला ही उसका रचयिता है। इतना ही ज्ञान होगा। जहाँ ज्ञान मार्ग नहीं पहुंचता वहां तंत्र मार्ग पहुंचता है, अर्थात माया में। माया को भेदना तंत्र का कार्य है, माया को जान लेना ज्ञान मार्ग है। एक बार हम जान गए कि हाँ ये नियम सर्वव्यापी है, सब जगह सार्वभौमिक है, वहां ज्ञानी का कार्य खत्म हो जाता है। उसको कुछ नहीं करना है, उसको अब बदल कर, तोड़ कर या अपनी इच्छा से बनाकर कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनकी इच्छा है उनको तंत्र मार्ग में आना चाहिए, वहां प्रयोग करवाए जाते हैं। क्योंकि चित्त के नियमों को जानना या उनके परे जाना तंत्र मार्ग का विषय है। तो जो भी ये सब नियम वगैरह जानना चाहते हैं, चित्त कैसे कार्य करता है, माया कैसे कार्य करती है, सृजन कैसे होता है, कल्पना क्यों है, मेरी इच्छा से क्यों हो रहा है, तो वो तंत्र बोधि में आने की कृपा करें, क्योंकि ये बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। मैं इतना ही बताता हूँ कि अभी भी जो हो रहा है वो आप ही की इच्छा से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं का अर्थ मनुष्य नहीं है। तो क्या मैं का अर्थ अनुभव करता है? नहीं, अनुभव करता भी नहीं है, उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं होती। तो फिर ये मैं क्या है? फिर ये रहस्य तंत्र बोधि में खोला गया है। स्वप्नस्थ भी कुछ इसी तरह है। हाँ, इसी तरह है। वहां पे भी यही भ्रम होता है कि मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, स्वप्न पहले से बना है, मैं उसमें मौजूद हूँ। आंख खुलने पे पता चलता है कि वो मेरा ही किया धरा है, मेरी ही सृष्टि है। स्वप्न में और जागृति में एक फर्क है कि जागृति भी मेरी ही सृष्टि है, मेरा ही सृजन है। लेकिन यहाँ मैं का अर्थ मनुष्य नहीं है, कुछ और है, अनुभव करता भी नहीं है। फिर ये क्या है जो जागृति की भी रचना कर रहा है? वो क्या है? जिसकी कल्पना से जागृत अवस्था संपूर्ण पृथ्वी लोक टिका हुआ है, जिसकी कल्पना पे, वो कौन है? ये रहस्य तंत्र में खुलता है। और फिर आप जागृति को भी बदल सकते हैं, जैसे सपने को बदल सकते हैं। जिसका सपने पर नियंत्रण आ गया वो सपने को बदल सकता है। जैसे मैंने तांत्रिक का उदाहरण दिया था, सूक्ष्म लोक में आपका संपूर्ण नियंत्रण रहेगा, जो चाहे वो प्रकट हो जाएगा, जागृति में भी हो जाएगा। लेकिन फिर मनुष्य नहीं रहेगा, जिसका सपना है वही बदल सकता है। ये भी माया के ही भाग हैं। हाँ, वो सब भी माया ही है, जो बाकी की परतें बताई गई है आपको, हम आदि सब माया ही है। हाँ, माया के ही भाग है। और क्या है? मैं और माया के अलावा क्या है अस्तित्व में? तीसरा नहीं है, है ना। तो वो माया के ही भाग करके हमने समझाने के लिए परतों में बांट दिया है उसको। अंत में आप देखेंगे सभी कुछ संभावित है, सभी कुछ विश्वचित्त ही है, सभी कुछ एक ही है। और उसमें तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनको हम वृत्तियां कहते हैं। उन वृत्तियों को
उन घटनाओं को अलग अलग निकाल दिया गया है। अलग अलग करने से समझना आसान हो जाता है, विश्लेषण, लेकिन वो सब एक ही है, वो सभी संभावित ही है। तो कभी कभी मैं चित्त का जब चित्र बनाता हूँ तो एक के ऊपर एक परतें दिखाई जाती है, और कभी कभी एक के अंदर एक दिखाई जाती है। बड़ा गोला बनाया, फिर उसके अंदर छोटा गोला, कि ये विश्व चित्त है, ये कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर एक छोटा गोला और कि ये हम है ये मनुष्य शरीर है। तो बहुत से लोग इसमें उलझन में पड़ते होंगे कि ये तो एक के ऊपर एक था, एक के अंदर एक कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिए, न वो एक के ऊपर एक है, न एक के अंदर एक है, सब एक है। सभी दीवारें, सभी चित्र समझने के लिए हैं, केवल बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए। अलग अलग भाग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। एक भाग है चित्त का बहुत बड़ा जो कि लोकों का निर्माण करता है, वो मनुष्य नहीं है और छोटा सा भाग है उस लोक में पाया जाता है जो चित्त का, वो मनुष्य है जो अभी प्रकट है। और ये सारा खेल मेरे पर्दे पे होता है, ये सिनेमा मेरे पर्दे पे चल रहा है हर तरह का। फिर भी मैं करता नहीं हूँ, फिर भी मैं रचयिता नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। माया को नहीं समझ सकता कोई। थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल जाती है जान के कि ये क्या है क्या नहीं है। जो कहते हैं मूलभूत चीजें जान लीजिए, चित्त क्या है, परते क्या है, वृत्तियाँ क्या है, इसके आगे तो मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंचती। मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी की नहीं पहुंचती, नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो और जानते हैं माया के बारे में, लेकिन मनुष्य की बुद्धि बहुत सीमित है। वो इतना ही जान ले कि मैं ये सब नहीं हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है।